जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आज फिर कैलकेरिया काब के साथ एक नई दवाई के साथ एक होम्योपैथी की और एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। अभी थोड़ा इन्फ्लेमेटरी फीवर्स का दौर चल रहा है, आप सब जानते हैं। तो ऑर्गेनन का लेक्चर प्रिपेयर करने का टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, इसीलिए अभी मटीरिया के सीरीज़ ले रहे हैं। जैसे हमने अपने 2-3 कलीग्स को लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए पीपीटी बनाने के लिए दे दिए हैं ऑर्गेनन के, वो हो जाएंगे। उसके साथ हम जैसे ही मटीरिया के 70-80 ड्रग्स ख़त्म होंगे, हम हर रोज़ ऑर्गेनन का सीरीज़ ले लेंगे और प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ ऑर्गेनन सीखेंगे। धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, बहुत कम लोग ही रह गए हैं जो वीडियो को देखते हैं, होमवर्क करते हैं, साधना करते हैं। इसी साधना पे से एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि शंकराचार्य महाराज के बहुत से शिष्य थे और उन शिष्यों में से एक शिष्य थे गिरी, जो कि इतने कुछ बुद्धिमान नहीं थे और दूसरे शिष्यों को ऐसा लगता था कि गिरी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बरसों के बरसों शंकराचार्य महाराज के साथ संपर्क में रहते हुए गुरु कृपा से गिरी महाराज इतने बड़े विद्वान हुए कि उन्होंने एक पूरी शैली का निर्माण किया जिसमें साहित्य का सर्जन होता है। तो ये है साधना की शक्ति, कि साधना ऐसी है जिसमें विद्वता की बहुत कम ज़रूरत है। और हम भारत के लोग उसी परंपरा में से आते हैं कि हमने विद्वानों को बहुत नहीं कहा है, हमने साधना को मान दिया है। कालिदास कौन थे? वही कालिदास कि जो सर्प को डोरी समझ के अपनी बीवी के पास जा रहे हैं, जो मरे हुए आदमी का जो शव होता है उसको नाव समझ के एक से नदी पार कर रहे हैं। वही कालिदास कि जो जिस डाली पे बैठे हैं उसी डाली को काट रहे हैं। इतना उनका बुद्धिमत्ता का लेवल था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने महाकाली की साधना की और साधना के बाद वो कालिदास मिले जो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखते हैं और ऐसे ग्रंथ लिखते हैं कि जो ऐसे नाटक लिखते हैं कि जो जर्मन साहित्यकार थे, जो उन नाटकों का संस्कृत में से इंग्लिश में या जर्मन में अनुवाद करते थे, उन साहित्यकारों ने उन नाटक को अपने सिर के ऊपर रख के नाचते हैं। ये वही कालिदास थे जो मूढ़मती थे, ये वही कालिदास थे कि जो अपने ही डाली को काट रहे थे और साधना के बाद भी ये वही कालिदास थे। उसमें बुद्धिमत्ता में बहुत फेर नहीं है दोस्तों। क्या है कालिदास ने क्या अलग किया? कालिदास ने साधना की। बस उसी तरह से आप भी साधना कीजिए, हम भी साधना कर रहे हैं तो ये साधना फलीभूत होगी। और आज से नवरात्र का भी प्रारंभ हो चुका है, तो माता रानी की कृपा होएगी तो हमें भी अच्छा होम्योपैथी आ जाएगा। तो साधना के साथ आज का मेडिसिन कैलकेरिया काब। आप चाहे भले ही कैलकेरिया काब की तरह हों, लेकिन अगर साधना करते हैं तो आप कैसे भी लाइकोपोडियम या सल्फर को भी मात दे सकते हैं। ये साधना की शक्ति है। चलिए, हर रोज जिस तरह से हम अपना दवाई पढ़ते हैं उसी तरह से आज का ये जर्नी कैलकेरिया काब के साथ। चिली, पहला सिम्टम है चिली। चिली माने जिसको ठंड बहुत लगती हो, जिसको ठंड बर्दाश्त ना होती हो, जो ठंडी से बहुत सेंसिटिव हो। दूसरा इंडिकेशन है थर्स्टी, प्यास ज़्यादा लगती हो। आप कहेंगे डॉक्टर साहब आप भी थर्स्टी हैं? जी हाँ, थर्स्टी ड्यूरिंग लेक्चर, क्योंकि लेक्चर लेते लेते मुंह सूख जाता है। लेफ्ट साइडेड, तो डॉक्टर साहब सारी दिक्कतें लेफ्ट साइड में ही होती हैं। लेफ्ट साइड से शुरू होते राइट साइड की ओर जाती हैं, या तो लेफ्ट साइड में ज़्यादा होती हैं। इसी इंडिकेशन के ऊपर, इन्हीं तीन इंडिकेशन के ऊपर ऑस्टियोआर्थराइटिस के बहुत सारे केसेस के अंदर हमने कैलकेरिया काब प्रिस्क्राइब किया है और विथ गुड रिजल्ट। चिली, थर्स्टी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लेफ्ट साइडेड एंड ओबेस, इन 4 इंडिकेशन के ऊपर कैलकेरिया काब, हॉट, थर्स्टी, लेफ्ट साइडेड और ओबेस, इन 4 और आफ्टर मेनोपॉज, इन 5 इंडिकेशन के ऊपर कौन सा मेडिसिन आएगा? लेफ्ट साइडेड, हॉट, थर्स्टी और मेनोपॉज। यस, लैक एसिस।
इन 5 इंडिकेशन के ऊपर लेकेसिस। जी हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, परमानेंट स्ट्रक्चरल डैमेज है, ओल्ड एज है, इतना मायाजम सेंसिटाइज हो चुका है, सिर्फ कॉमन सिम्टम मिल रहे हैं, जहाँ पे पैलिएट करना है तो वहाँ पे ऐसे इंडिकेशन के ऊपर ही प्रिस्क्रिप्शन होते हैं और कॉमन मेडिसिन ही आते हैं, लेकिन उसमें भी होम्योपैथी काम कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तीसरा इंडिकेशन है फैट, फ्लैबी, फटीग, फुल ऑफ टीयर्स। फैट यानी कि ओबेज है, फ्लैबी है, फटीग है, बहुत थक जाते हैं, बार बार थकान ज़्यादा लगती है, बैठ जाना पड़ता है, फुल ऑफ टीयर्स, बहुत आंसू आ जाते हैं। टीयर्स नहीं, शायद इसको अब वोनिगुसेन लगाएंगे तो टीयर्स की जगह एनी डिस्चार्ज। स्वेट्स भी उसका ज़्यादा है। नेक्स्ट इंडिकेशन वही है, स्वेट्स इजीली, ड्रेंचिंग स्वेट, इतना स्वेट कि पूरे का पूरा नहा लेता हूं। अब मरीज चिली है फिर भी स्वेटी है, इट इज अ पिक्यूलरिटी। पता चल रहा है, हॉट पेशेंट के अंदर स्वेट होना कॉमन बात है क्योंकि उससे गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती, लेकिन चिली है फिर भी स्वेट बहुत होता है, तो वहां पे कैलकेरिया सोचना है। कैलकेरिया मतलब कैलकेरिया काब की ही बात कर रहे हैं हम, आगे दूसरे सॉल्ट्स भी लेंगे, लेकिन कैलकेरिया सिलिकाटा सीखने से पहले हमें कैलकेरिया काब भी अच्छी तरह से आना चाहिए, सिलिसिया भी अच्छी तरह से आना चाहिए, उस बाद कैलकेरिया सिलिकाटा की ओर बढ़ना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। जरूरी नहीं है कि हमारा मानना हो वही सत्य हो, आपको दूसरा कुछ सीखना है तो सीख सकते हैं, लेकिन हम अपने सिद्धांतों के ऊपर अडग हैं। हनीमैन हमें यही सिखाते हैं, ओडे सपेरे, और ये हमारे गुरुकुल के सिद्धांत हैं। सैड स्टोरीज अफेक्ट प्रोफाउंडली क्रेव्स एग, इस इंडिकेशन के ऊपर इतने प्रिस्क्रिप्शन हुए हैं कि बात मत पूछिए। तकरीबन कैलकेरिया के 25 से 30 प्रिस्क्रिप्शन एग क्रेविंग्स के ऊपर किए गए हैं। जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन, फैटी, लेफ्ट साइडेड, चिली, थर्स्टी और एग डिजायर, बस ये 5 सिम्टम मिले, उसके बाद मरीज को चाहे टॉन्सिलाइटिस हो चाहे कार्सिनोमा हो, मेडिसिन कौन सा जाएगा? कैलकेरिया काब। रिंगवर्म के अंदर भी इन्हीं 5 इंडिकेशन के ऊपर कैलकेरिया काब प्रिस्क्राइब किए हैं। एक मरीज आता है, डॉक्टर साहब पूरे बदन पे खुजान आ रहा है, देखा तो दाद था, रिंगवर्म था, लेफ्ट साइडेड शुरू हुआ, राइट साइड की ओर गया, एकदम फैटी मरीज थे, लेकिन पिक्यूलियर एग डिजायर मिलता है, थर्स्टी हैं और चिली हैं। इन्हीं इंडिकेशन के ऊपर रिंगवर्म के अंदर भी कैलकेरिया प्रिस्क्राइब किए और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। फियर ऑफ डिसीज, स्पेशली कंटेजियस डिसीज, फियर ऑफ एवरी काइंड, फियर ऑफ इंसैनिटी, डिस्पेयर ऑफ द रिकवरी, अभी अभी जो एरा चल रहा है उसमें भी बहुत कैलकेरिया काब आते हैं। फियर ऑफ कंटेजियस डिसीज इज अ इंडिकेशन फॉर कैलकेरिया काब। हमारे पास एक मरीज आए, रिनल स्टोन का दिक्कत था, रिनल स्टोन का दिक्कत था, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी थी, लेकिन 3 महीने से घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे। क्यों? क्योंकि फियर ऑफ कंटेजियस डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज लग गया तो, ये लग गया तो, वो लग गया तो। हमने इन 3 ही इंडिकेशन, चिली थे, इन 4 इंडिकेशन के ऊपर कैलकेरिया काब प्रिस्क्राइब किया 1M पोटेंसी के अंदर। 2 महीने के बाद उनके स्टोन भी चले गए, बीपीएच था जो प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी था वो भी कम हो गया, और अभी वो हिम्मत से सारे डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज सबका सामना कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कैलकेरिया के मरीज के अंदर फियर ऑफ कंटेजियस डिसीज या फियर ऑफ डिसीज मिलना चाहिए, लेकिन अगर फियर ऑफ डिसीज या फियर ऑफ कंटेजियस डिसीज मिलता है तो वो कैलकेरिया का इंडिकेशन है। कैलकेरिया ऐसा होता है, कैलकेरिया में एग डिजायर होता है, जरूरी नहीं है हर कैलकेरिया के पेशेंट्स के अंदर एग डिजायर नहीं होता है, हमें वो थीम पूरा नहीं देखना है। एज अ बेसिक लेवल, एज द लेवल ऑफ बिगिनर्स, थीमेटिक प्रिस्क्रिप्शन भी होते हैं, तब हमें देखना है, लेकिन वो लेवल अलग होएगा। और हम आपको अभी इसीलिए ये बता रहे हैं कि अभी सिर्फ इंडिकेशन लीजिए, इंडिकेशन के ऊपर प्रिस्क्राइब कीजिए। ये बिगिनर लेवल है, ये वो लेवल है कि जहाँ पे हम जनरल प्रैक्टिस करते हुए भी होम्योपैथी कर सकते हैं। ये वो लेवल है कि जहाँ पे हम दिन में 100, 150, 200 मरीजों को देख सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपको लेवल बढ़, सारे केस में इसी तरह से रिजल्ट नहीं मिलेगा,
जिन केस में रिजल्ट नहीं मिलता है वहाँ पे थीम को ढूंढिए, वहाँ पे डेल्यूजन को ढूंढिए, वहाँ पे सेंसेशंस को ढूंढिए, वहाँ पे अलग अलग अप्रोचेस में जाइए, वहाँ पे एडवांस होम्योपैथी में जाइए, लेकिन पहले बेसिक तो करिए, बेसिक मत भूलिए। मेंसेस टू अर्ली, प्रोफ्यूज, प्रोट्रैक्टेड एंड द ब्राइट रेड। अर्ली मेंसेस, प्रोफ्यूज मेंसेस, प्रोट्रैक्टेड एंड ब्राइट रेड। अब चिली है, मेंसेस अर्ली है, प्रोफ्यूज है, प्रोट्रैक्टेड है, तो दूसरा मेडिसिन कैन बी नक्स वोमिका। तो इसी तरह से हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मसल्स आर सॉफ्ट एंड फ्लैबी, लीस्ट मेंटल एक्साइटमेंट कॉजेस रिटर्न टू मेंस्ट्रुअल फ्लो। कुछ भी एक्साइटमेंट, चाहे वो मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, लेकिन मेंसेस बिगिन कर देता है। दिस इज ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी, दिस इज ब्यूटी ऑफ हनीमैन। और यहाँ पे हनीमैन साबित करते हैं कि माइंड और बॉडी अलग अलग नहीं है, एक ही माइंड है, एक ही बॉडी है, और उसी बॉडी के अंदर वो माइंड है जिसमें वाइटल फोर्स है, तो वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तभी तो लीस्ट मेंटल एक्साइटमेंट भी फिजिकल मेंस्ट्रुअल पीरियड लाके रहता है। ये ब्यूटी है होम्योपैथी। यहाँ फिर से साबित होता है कि माइंड, बॉडी और इमोशन तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लीस्ट मेंटल एक्साइटमेंट होता है, वो इमोशन को ट्रिगर करता है और वहां से मेंसेस का फ्लो बिगिन करता है। सो लीस्ट मेंटल एक्साइटमेंट कॉजेस एनी टाइप ऑफ डिस्चार्ज। अगर एग्जामिनेशन से पहले डायरिया हो जाता है, एग्जामिनेशन से पहले डायरिया हो जाता है, तो वहां पे भी कलकेरिया काब सोचा जा सकता है। अगर यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है टेंशन की वजह से, तो वहां पे भी कलकेरिया काब सोचा जाता है। और इसीलिए आपको सुन के मजा आएगा कि डायबिटीज के बहुत सारे केसेस के अंदर कलकेरिया काब आता है। स्टमक, एपिलेप्टिक ऑरा अराइजिंग फ्रॉम स्टमक टू द हेड। एपिलेप्सी बहुत आता है। एपिलेप्सी के अंदर भी हमारे बहुत अनुभव नहीं है एपिलेप्सी का ट्रीट करने का, क्योंकि अभी हम भी बिगिनर ही हैं आपकी तरह, लेकिन हमारे कुछ गुरुजनों का अनुभव है। तो ऑरा बिगिन होता है। एपिलेप्सी दो प्रकार का होता है, एपिलेप्सी विथ ऑरा और एपिलेप्सी विदाउट ऑरा। सो एपिलेप्सी विथ ऑरा और ऑरा स्टमक से अराइज होता है। डॉक्टर साहब यहाँ पे कुछ होने लगता है, पेट में कुछ होने लगता है, और उसके बाद हमें पता चल जाता है कि अब मिर्गी आने वाला है, तो वहां पे भी कलकेरिया सोचना है। क्रेविंग फॉर इनडाइजेस्टेबल थिंग्स, एग्स, एवर्जन फॉर मिल्क एंड मीट। छोटे बच्चे का केस आया, दूध पीने के बाद डायरिया हो जाता है, बच्चा फैट फ्लैवी है, थर्स्टी है और चिली है, तो वहां और मिट्टी खाता है, तो वहां पे भी कलकेरिया सोचना है। एक केस आया लेडी का, मेंसेस बहुत प्रोफ्यूज है, 15-15 दिनों तक मेंसेस रहता है, लेकिन डॉक्टर साहब क्या बताएं, मिट्टी और चौक खाने का बहुत इच्छा होता है, थोड़े फैटी हैं और चिली हैं, तो वहां पे भी कलकेरिया का प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर केस के अंदर हर इंडिकेशन मिले, जरूरी है सिर्फ 3, 4, 5 इंडिकेशंस मिले। ओपन फ्रंटन्स, मत्था बड़ा होता है। टार्डली टीथिंग एंड वॉकिंग, वॉकिंग और टीथिंग वो लेट होता है, तो वहां पे भी कलकेरिया काब सोचा जाना चाहिए। कितने सारे ऐसे केसेस हैं कि जिनमें कंफर्मेटरी सिम्टम के तौर पे हमने ये सिम्टम लिया है कि बचपन में आप बोलना चलना सब टाइम पे सीख गए थे, और वो पेशेंट जो रिनल स्टोन के लिए आए होते हैं, गॉल स्टोन के लिए आए होते हैं, बीपीएच के लिए आए होते हैं, इवन वाट्स के लिए आए होते हैं, वो मरीज भी बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब, हमारी माँ कहती थी कि हमारे दांत लेट आए थे, हमारी माँ कहती थी कि हमने चलना थोड़ा लेट सीखा था। अगर कोई बच्चा है जो चलना लेट सीख रहा है, या तो टीथिंग लेट है, और दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिलते हैं, तो उसमें भी कैलकेरिया का प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। लेकिन हर ऑटिज्म का, हर डिलेड डेवलपमेंट का, हर डिलेड माइलस्टोन का केस कैलकेरिया का अब नहीं होता। ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ऑल डिस्चार्ज आर साउर्स, खट्टा बास आना, स्पेशली
सौर पर्स्पिरेशन, एक तो ड्रेंचिंग प्रोफ्यूज पर्स्पिरेशन है, ऊपर से सौर है। सो ओबेस पेशेंट है, सौर पर्स्पिरेशन है, ज्यादा पर्स्पिरेशन है और एक डिजायर है, फिर उसको चाहे रिंगवर्म हो, चाहे स्टोन हो, चाहे दूसरा कुछ हो, वहां पे आपका प्रिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए? कैलकेरिया काब होना चाहिए। बिग हेड विथ लार्ज हार्ड एब्डोमेन, स्टमक लाइक इन्वर्टेड सॉर्सर, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ ऑन स्लाइटेस्ट एक्सर्शन। अभी हम कैलकेरिया का बहुत प्रयोग कर रहे हैं। एक्यूट डिसीजेस अभी बहुत आ रहे हैं और उन एक्यूट डिसीज के बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऑन स्लाइट एक्सर्शन, सौर डिस्चार्ज और फियर ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, इन 3 इंडिकेशन के ऊपर अभी हर रोज कैलकेरिया के 2-3-4 प्रिस्क्रिप्शन जा रहे हैं। इट इज रूटीन मेडिसिन, डे टू डे मेडिसिन। आपको कैलकेरिया काब के प्रिस्क्रिप्शन हर रोज मिलेंगे, कैलकेरिया सिलिकेटा के शायद ना मिले। सो हम वो नहीं कहते हैं कि कैलकेरिया सिलिकेटा नहीं सीखना चाहिए, हर कुछ सीखना चाहिए, लेकिन पहले जो ज्यादा जरूरी है, जो हर रोज आने वाला है वो सीखो, वो आ जाने के बाद वो लेवल 2 का बात है। एनलार्ज ग्लैंड स्पेशली सर्वाइकल एंड मिजेंट्रिकल, एक बहुत अच्छा केस मिला था, मिजेंट्रिक लिम्फ नोड एनलार्जमेंट। अगेन कैलकेरिया काब इज ग्लैंडुलर रेमेडी। सो फ्रॉम एक्ने टू हार्ट, जहां पे भी आपको ग्लैंडुलर अफेक्शन मिले, इट इज वन इंडिकेशन फॉर कैलकेरिया काब। एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड स्पेशली सर्वाइकल एंड मिजेंट्रिकल, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट का केस था, बार बार उनको डायरिया हो जाता था और प्रोफ्यूज खट्टा डायरिया, खट्टी बास आती थी डायरिया में से, और यूएसजी के अंदर मिजेंट्रिक लिम्फ नोड एनलार्जमेंट दिखाया जाता था। चिली पेशेंट थे, फेयर फैट फ्लेबी नहीं थे, लीन थिन ही थे, लेकिन क्रेविंग्स फॉर इनडाइजेस्टेबल थिंग, चिली पेशेंट, मिजेंट्रिक लिम्फ नोड एनलार्जमेंट और प्रोट्रैक्टेड मेंसिस, इन 4-5 इंडिकेशन के ऊपर हमने कैलकेरिया का प्रिस्क्राइब किया। सारी कंप्लेन में उनको अच्छा हो गया और दूसरे यूएसजी के अंदर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट था, वो भी नॉर्मल हो गया। सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी, ये होम्योपैथी का ब्यूटी है, ये है सरल होम्योपैथी। इस तरह से होम्योपैथी करके हमें पहुंचना है घर घर तक, घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी। नेजल पॉलिप के 2-3-4 केसेस के अंदर भी कैलकेरिया अभी शुरू है, कितने क्योर्ड केसेस हैं, लेकिन नेजल पॉलिप, यूटेराइन पॉलिप, इवन सर्वाइकल पॉलिप के केसेस के अंदर, सो वन टाइप ऑफ ओवरग्रोथ, कहीं पे भी वाट्स, पॉलिप ऐसा मिलता है तो इट इज अगेन इंडिकेशन ऑफ कैलकेरिया काब। थिक मिल्की गसिंग ल्यूकोरिया, चेविंग मोशन ऑफ जो ड्यूरिंग स्लीप, रात को करने का आदत है, ऐसा करता है। किस चीज में ऐसा होता है, किस डिसीज के अंदर रात को ऐसा करता है, चॉविंग मोशन करता है? मेडिसिन नहीं, मैं आपको कंडीशन पूछ रहा हूँ। मेडिसिन तो कैलकेरिया का इंडिकेशन है। वो वर्म्स के अंदर, अगर पेट के अंदर वर्म्स हैं तो उसमें चेविंग मोशन ऑफ जॉ ड्यूरिंग स्लीप होता है, लेकिन वर्म्स हैं कि नहीं है? अगर चेविंग मोशन ऑफ जॉ ड्यूरिंग स्लीप होता है, फेट फेयर फ्लेबी चाइल्ड है और सौर डिस्चार्ज है, फिर उसको वर्म्स हैं, चाहे पिटीरियासिस है, चाहे रिंगवर्म है, चाहे स्टोन है, चाहे गैस्ट्राइटिस है, चाहे एंट्राइटिस है, चाहे सर्वाइकल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है, चाहे मिजेंट्रिकल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है, चाहे टॉन्सिलाइटिस है, चाहे टेंडेंसी टू टेक कोल्ड है, आपका मेडिसिन कौन सा होना चाहिए? कैलकेरिया का। सो टेंडेंसी टू टेक कोल्ड, अभी अभी पिछले 8, 10, 15 सालों से, रीजन तो कुछ भी हो सकते हैं, वो आपको सोचना है, लेकिन ये इंडिकेशन बहुत मिल रहा है। टेंडेंसी टू टेक कोल्ड, डॉक्टर साहब हमारे लाले को, हमारे बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, थोड़ा सा भी ठंडा ले लेता है तो हमारा पप्पू को सर्दी हो जाता है, या कुछ भी ठंडे को तुरंत कैच कर लेना, इसको बोलते हैं ग्रेट सेंसिटिविटी टू कोल्ड, टेंडेंसी टू टेक कोल्ड, आईसी कोल्ड वर्टेक्स, कोल्डनेस ऑफ वेरियस पार्ट। अब टेंडेंसी टू टेक कोल्ड और टेंडेंसी टू कैच कोल्ड है, तो ये टेंडेंसीज हैं, इन टेंडेंसीज का बहुत अच्छा सा इलाज होम्योपैथी के अंदर है।
डॉक्टर साहब महीने में 10 बार 12 दिन 10 दिन दवाई पे ही रखना पड़ता है, बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, इतना सा भी ठंडा खा ले तो सर्दी जुकाम हो जाता है। हमने सुना है कि होम्योपैथी तो जड़ से इलाज करता है, आपके पास इसका कोई दवाई है? और हम बोलते हैं जी हाँ हमारे पास है, लेकिन हर बार कैलकेरिया काब नहीं होता है, दूसरे कहीं सारे मेडिसिन हैं। लेकिन अगर वो एक इंडिकेशन है, दूसरा इंडिकेशन आपको मिला कि हैबिचुएट कॉन्स्टिपेशन है, फील्स बेटर व्हेन कॉन्स्टिपेशन, डॉक्टर साहब 3 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिनों तक टट्टी पास करने के लिए नहीं जाता है, लेकिन कुछ भी बोलता नहीं है, इसको कुछ नहीं होता है, वो कॉन्स्टिपेशन है, वो कैलकेरिया काब का इंडिकेशन है। अगर नक्सवामिका का कॉन्स्टिपेशन होता है तो इट इज अ टेनेस्मस इनअफेक्चुअल अर्जिंग, वो एक दिन में 3 4 5 बार जाएगा लेकिन पेट साफ नहीं होएगा, वो भी कॉन्स्टिपेशन है। सो कॉन्स्टिपेशन का मिला, टेंडेंसी टू टेक कोल्ड मिला, चिली मिला, और एक डिजायर या अनडाइजेस्टेबल थिंग डिजायर मिला, तो इन 4 इंडिकेशन के ऊपर आप उस टेंडेंसी को भी ट्रीट कर सकते हैं, उस टेंडेंसी को भी तोड़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि होम्योपैथी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, क्योंकि होम्योपैथी आपके बॉडी को उस डिसीज के सामने लड़ने के लिए प्रिपेयर करता है। यह है ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। एडेनॉइड्स के लिए भी बहुत अच्छा मेडिसिन है, टॉन्सिलाइटिस के लिए भी बहुत अच्छा मेडिसिन है। प्रिंसिपल रेमेडी फॉर स्क्रॉफ्यूला, रिकेट्स एंड ट्यूबरकुलोसिस, इन तीनों में से अभी कुछ हमें ट्रीट करने को नहीं मिल रहा है, लेकिन वो उस टाइम की बात है, और अगर कुछ मिला तो वहां पे भी सोच सकते हैं। लेकिन एनी टाइप ऑफ ट्यूबरकुलर पैथोलॉजी, जी हाँ आपने अभी तक बहुत सुना होगा कि कैलकेरिया इज कैसी मेडिसिन है, साइकोटिक, लेकिन हमें गुरुकुल के अनुभव से आपको बताते हैं एनी टाइप ऑफ ट्यूबरकुलर पैथोलॉजी मीन्स टेंडेंसी टू डेवलप कफ, टेंडेंसी टू डेवलप कोल्ड, टेंडेंसी टू डेवलप डायरिया, किसी भी तरह की जो टेंडेंसीज हैं वो इंडिकेशन है ट्यूबरकुलर मायाजम का। और जहां जहां ट्यूबरकुलर मायाजम होता है उसकी काफी सारी पैथोलॉजीज ट्यूबरकुलर ओरिजिन की कैलकेरिया के द्वारा कवर की जाती हैं, लेकिन इंडिकेशन मिलने चाहिए, इस डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है। सिर्फ टेंडेंसी टू कैच कोल्ड मिला तो कैलकेरिया नहीं देना है, सिर्फ फैट फेयर फ्लैबी मिला तो भी नहीं देना है। मरीज क्लिनिक के अंदर आया फेयर फैट फ्लैबी है तो सोच नहीं लेना है कि इसको तो कैसे भी करके कैलकेरिया फीट करूंगा, गलत प्रिस्क्रिप्शन होगा। बी अनप्रिजुडाइज, अगेन एपोरिज्म नंबर 6 का हमारा जो अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर का वीडियो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर का। कहीं पे भी मिला एक डिजायर, तुझे तो मैं कैलकेरिया दूंगा, नहीं देना है कैलकेरिया, पहले पूरे का पूरा केस लो, पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाओ, और वो पूरे का पूरा पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज अगर कैलकेरिया काब के अंदर आता है तभी कैलकेरिया काब प्रिस्क्राइब करना है। हमें ये सीखना है। मोडालिटीज, मेंटल एक्सेशन, कोई भी मेंटल वर्क से उसको एग्रावेशन होएगा, कोल्ड एयर से एग्रावेशन होएगा। ड्यूरिंग डेंटिशन अगर कोई भी दिक्कत है, दूसरे 2 3 4 इंडिकेशन मिलते हैं तो वहां पे भी कैलकेरिया का प्रिस्क्राइब करना है। हर बार डेंटिशनल रेमेडी कैमोमिला नहीं होती है। एलिमेंटेड प्यूबर्टी, परसों का ही एक केस था, बहुत एक्ने थे, एक्ने वल्गारिस और डिलेड माइलस्टोन का हिस्ट्री मिला था, और एट द प्यूबर्टी एक्ने हुए थे, चिली पेशेंट था और एक डिजायर। इन 5 इंडिकेशन के ऊपर हमने एक्ने के केस के अंदर, क्योंकि एक्ने वल्गारिस इज अगेन सिबेसियस ग्लैंड, कैलकेरिया का प्रिस्क्राइब किए थे। ओवरलिफ्टिंग, एंजाइटी, फुल इंक्रीजिंग मून, यस फुल मून, आपको अगर मून एग्रावेशन, टाइम एग्रावेशन पे काम करना है तो डॉक्टर CM बोगर, उनका काम बहुत अच्छा है, स्टडी कीजिए, गुरुकुल के साथ जुड़िए, आप अपना अनुभव लेके आइए और बांटिए। गुरुकुल का मतलब ये नहीं है कि हम लेक्चर लेते जाएं और आप लेक्चर सुनते जाएं। गुरुकुल का मतलब है हम सब एक दूसरे का अनुभव बांटे और हम सब एक साथ ग्रो हो। गुरुकुल वो है जहाँ पे गुरु भी सीखते हैं, जहाँ पे शिष्य भी सीखते हैं, जहाँ पे सीखने की परंपरा है, जहाँ पे सीखने की प्रक्रिया है। सिर्फ लेक्चर लेना गुरुकुल नहीं है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं ये लेक्चर नहीं व्याख्यान है। एम्यूलरेशन फ्रॉम ड्राई वेदर, रबिंग और सूदिंग विथ हैंड, डार्कनेस, एग्रावेशन बाय प्रेशर ऑफ क्लॉथ। सो हमारा एक बहुत अच्छा केस था 3 साल पहले का,
रिंगवॉर्म का दिक्कत था, चिली पैशन था, टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन था, लेफ्ट साइडेड से राइट साइडेड गया था, और टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन का मेन डिफरेंशिएटिंग सिम्टम लेके हमने सेपिया प्रिस्क्राइब किया। सेपिया 30 गया, 200 गया, 1M गया, 2 महीने तक गया, लेकिन रिंगवॉर्म में कोई भी चेंज नहीं आया। और उसके बाद रिकेस स्टडी किया तो पता चला कि कल्केरिया के अंदर भी इंडिकेशन है कि उसको भी लूज क्लोथिंग चाहिए, एग्रावेशन बाय टाइट क्लोथिंग है। और उसके बाद कल्केरिया का 200 एक डोज और पूरे का पूरा रिंगवॉर्म एकदम क्लियर। उन पेशेंट ने बहुत सारे रिंगवॉर्म के मरीज हमें भेजे हैं। मगर यही प्रक्रिया है, यही प्रोसेस है, हमें दिन ब दिन अपडेट होते जाना है, वहीं के वहीं नहीं रहना है। और इसी तरह अपडेट होते होते जो जर्नी है, उसी जर्नी को बोलते हैं सीखना। सीखना कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं है कि हमने आपका दिमाग खोला और अंदर डाल दिया, हमने लेक्चर लिया और आपने सुन लिया, ऐसे नहीं सीखा जाता। लर्निंग इज अ प्रोसेस, केस टेकिंग इज अ प्रोसेस, क्योर इज अ प्रोसेस, एंड प्रोसेस टेक्स टाइम। प्रोसेस का अपना प्रोटोकॉल होता है, उसका कुछ लॉज होता है अकॉर्डिंग नेचर्स लॉ। और लर्निंग का प्रोसेस है, उसका जो नेचर्स लॉ है वो क्या है? आपने कभी देखा है? एक पंछी होता है, उसके घोंसले के अंदर उसका अंडा फूटता है और अंदर से छोटा सा चिड़िया निकलता, पंछी मतलब चिड़िया ही सोच लो, छोटी चिड़िया निकलती है। तो क्या होता है? छोटी चिड़िया निकलते ही उड़ने लग जाती है। नहीं ना, शुरुआत के थोड़े दिन क्या होता है कि उसकी जो माँ होती है वो दाने लेके आती है और उसके मुंह में देती है। इसीलिए हमने अपने जो लेक्चर व्याख्यान शुरू किए, शुरुआत में हम वो दाने आपको मुंह में दे रहे थे, आपको एक एक इंडिकेशन बता रहे थे, और अभी भी थोड़ा थोड़ा वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है, उस चिड़िया को थोड़ा थोड़ा उसकी माँ साथ में ले जाती है ऊपर और छोड़ देती है, फिर पकड़ लेती है और छोड़ देती है, उसको चलना सिखाती है। पेड़ की टहनी के ऊपर वो बच्चे चलने लगते हैं, चलने के बाद वो एक टहनी से दूसरी टहनी तक उड़ेंगे, उसके बाद धीरे 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 जाके वो उड़ने लगेंगे। सो ये है उड़ना सीखने की प्रक्रिया। उसी तरह लर्निंग इज अ प्रोसेस, होम्योपैथी सीखने का भी प्रक्रिया होता है। शुरुआत में जो आपके कलीग्स, गुरु, टीचर्स होते हैं वो आपको सब कुछ सिखाएंगे, धीरे धीरे वो आपके ऊपर कुछ कुछ छोड़ते जाएंगे, और जो बच्चे होंगे पूरी प्रक्रिया के दौरान साथ रहेंगे वही बच्चे पूरी तरह से उड़ना सीख पाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं उनको ऐसा लग जाता है कि हमें ऐसा क्यों कर जा रहा है, हमें तो उड़ना आता है, टहनी के ऊपर से सीधा उड़ने लगते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता है कि उनकी पंखों में इतना जोर नहीं होता है कि वो उड़ सकें। वो गिर जाते हैं और नीचे बिल्ली आ जाती है और उन्हें खा जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो पूरा प्रोसेस था लर्निंग का वो नहीं किया, अब प्रोसेस अबॉर्ट हो गई। इसी तरह क्योर का प्रोसेस पूरा नहीं होता है तो वहां पे भी दिक्कतें आती हैं। सो लर्निंग इज अ प्रोसेस। आपकी पंखों में कितना जान है वो आपको जो सिखाते हैं उनको आपसे ज्यादा मालूम होता है। सो उसी तरह से आपको मिलता है। लेकिन आप जैसे ही अपने पंख फड़फड़ाते जाएंगे, पहले एक टहनी से दूसरी टहनी, दूसरी से तीसरी टहनी, एक पेड़ से दूसरा पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरा पेड़, फिर थोड़ा ऊंचे उड़ना, नीचे उड़ना, अलग अलग करतब से उड़ना, आधा घंटा उड़ना, 1 घंटा उड़ना, उसके बाद एक जर्नी, पूरा जर्नी हुआ जो सीखने का, वो है लर्निंग ऑफ होम्योपैथी। सो एक्ने के केस, रिंगवर्म के केस, स्मॉल केस, बड़े बड़े केस, कुछ फेलर केस, कई बार गिर भी जाते हैं तो गिरना भी है, लेकिन गिर के बार बार उठना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। सो बार बार सीखना है, लेकिन इसी को गुरुकुल की भाषा में साधना कहा जाता है। बार बार वीडियोस देखें, बार बार नोट्स बनाएं, इतना नोट्स बनाएं कि वो आपको 9 के 9 द्वार आपके जो माइंड के हैं वो खोल के सीधा सबकॉन्शियस में घुस जाए, और तभी आपको होम्योपैथी आएगा। चिड़िया के बच्चों के कोई क्लासेस नहीं होते कि किस तरह से उड़ना है सिखाने के लिए, उनके सबकॉन्शियस में ही चला जाता है कि इस तरह से पंख फड़फड़ाएंगे तो उड़ा जाएगा। बस आपके सबकॉन्शियस में भी चला जाना चाहिए कि ये इंडिकेशन मिले तो ये मेडिसिन, लॉ ऑफ सिमिलिया, एपोरिज्म नंबर 6, एपोरिज्म नंबर 92, एपोरिज्म नंबर 95, इस तरह से हर चीज आपके सबकॉन्शियस में होगी
तो आप भी जिस तरह से चिड़िया का बच्चा होता है, एक बार उड़ना सीख गया फिर वो पूरी जिंदगी उड़ता रहता है, उसी तरह से आप भी एक बार जो पूरा सीखने का प्रोसेस पास कर गए और गुरुकुल में से गए तो आप भी पूरी जिंदगी होम्योपैथी ही करेंगे। चाइल्ड, स्पेशली चाइल्ड का इंडिकेशन दिया है थैंक्स टू डॉक्टर प्रतुल्य, अभी पीपीटीज वो तैयार कर रहे हैं। एपिलेप्सी ड्यूरिंग डेंटिशन और एपिलेप्सी फ्रॉम फ्राइट, एपिलेप्सी नहीं, कोई भी दिक्कत अगर फ्राइट के बाद शुरू हुआ है तो वो चाइल्ड हो या बड़ा हो, कलकेरिया काब ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। वो इंडिकेशन है कलकेरिया काब का, दूसरे 2, 3, 4 सिम्टम मिलने चाहिए, सिर्फ फ्राइट के ऊपर कलकेरिया काब प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इवन ड्यूरिंग डेंटिशन सिर्फ एपिलेप्सी नहीं, कोई भी दिक्कत शुरू होता है तो भी कलकेरिया काब सोचा जाना चाहिए, और एपिलेप्सी कभी भी शुरू होता है तो भी कलकेरिया काब सोचा जाना चाहिए। डॉक्टर साहब रात को लाइट चली गई और बच्चा डर गया, रात को भूत वाला सीरियल था और बच्चा डर गया और उसके बाद उसको डायरिया हो गया, उसके बाद उसको एपिलेप्सी आ गया। एक बहुत अच्छा केस था, मेडिसिन हमने कलकेरिया ही प्रिस्क्राइब किए थे लेकिन वो फॉलोअप में नहीं है। एक बच्चे को एपिलेप्सी का दिक्कत, और कब से एपिलेप्सी का दिक्कत, जन्म के तुरंत बाद से। और क्या दिक्कत हुई थी, तो मदर को प्री एक्लेम्सिया था और भूत वाला सीरियल देख रही थी, और रात को भूत वाला सीरियल उन्होंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 मंथ के दौरान देख लिया, और उसके 2-3 बाद ही उनको डिलीवरी हुआ और उस चाइल्ड को कन्वर्जन थे, और वहां पे हमने एपिलेप्सी फ्रॉम फ्राइट्स ये लेके दूसरे 2-3 इंडिकेशन थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको इनडाइजेस्टेबल थिंग डिजायर वगैरह वहां पे कलकेरिया प्रिस्क्राइब किए थे। सो होम्योपैथी उस लेवल के ऊपर भी जाता है। और अब हम आपको एक टहनी से दूसरी टहनी का शेयर करवा रहे हैं। रिकेट्स, वेरी स्लोली बोनी डेवलपमेंट, सो बोनी डेवलपमेंट स्लो है, वहां पे भी कलकेरिया काब प्रिस्क्राइब किया जाता है। ऑब्स्टिनेट चाइल्ड्स क्राइस पर्सिस्टेंटली, डॉक्टर साहब पूरा दिन रो 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 करता है, आराम का दवाई दीजिए, तो क्या देंगे, दूसरे 2-3 इंडिकेशन लीजिए। अगर पूरा दिन जो बच्चा रो रो करता है तो वहां पे भी कलकेरिया प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। फैटी चिल्ड्रंस के इन एपिटेक्सिस, अगर एपिटेक्सिस मतलब कहीं से भी ब्लीडिंग है, हमने पाइल्स के अंदर बहुत कलकेरिया काब प्रिस्क्राइब किए हैं। पाइल्स और फिशर्स के अंदर इनडाइजेस्टेबल थिंग डिजायर, एग डिजायर, स्वीट डिजायर, ब्लीडिंग पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल, ऑब्स्टिनेट और प्रोफ्यूज स्वेट, बस इन 5 इंडिकेशन के ऊपर बहुत से फिशर्स और पाइल्स के अंदर कलकेरिया काब प्रिस्क्राइब हुआ, चाहे वो चाइल्ड है या बड़ा है और ओल्ड एज है, डजंट मैटर, लेकिन रिजल्ट मिलेगा और थप्पा मार के मिलेगा। ये गुरुकुल का थप्पा है। Child chews and swallows in the sleep, body smells sour, profuse head sweat, wetting the pillow, सिर के ऊपर इतना परसेवा होता है, इतना पसीना होता है कि उसका तकिया तक भीग जाता है। Perspiration on forehead, perspiration on head, anxiety when lifted with candles, big head, damp cold feet, inclined to grow fat, flabby, fair, weak, lethargic and perspiring। तो चाइल्ड में कुछ नया नहीं है, हमने जो इंडिकेशन पढ़े वही इंडिकेशन लिखने हैं। सो आप एग्जामिनेशंस के अंदर किस तरह से मटेरिया मेडिका याद रख सकते हैं, तो हमने अपने पूरे व्याख्यान उसी तरह से अरेंज किए हैं, चाहे उसमें से चाइल्ड पूछा जाए, स्किन पूछा जाए, बोन पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, वो इंडिकेशन है वो उस मेडिसिन के हैं, उस मेडिसिन का कुछ भी पूछा जाए आप वो इंडिकेशन लिख सकते हैं और आपको कोई मना नहीं कर सकता है। सो डैम कोल्ड फिट पर्स्पिरेशन विच इज सॉर, वहां पे भी कलकेरिया सोचा जा सकता है। और इंक्लाइन टू ग्रो, फिर वो फैट भी हो सकता है, स्टोन भी हो सकता है, चाहे गोल्ड स्टोन हो, चाहे पैर के अंदर कॉन्स हो, चाहे रिनाल स्टोन हो, चाहे वाट्स हो, चाहे गॉल ब्लैडर पॉलिप्स हो, यूटेराइन पॉलिप्स हो, सर्वाइकल पॉलिप्स हो, फैटी डिजनरेशन ऑफ लीवर के अंदर भी बहुत कलकेरिया काब प्रिस्क्राइब होता है, बट विथ इंडिकेशन। ये हम आपको कंडीशन के नाम दे रहे हैं, लेकिन उसमें हमने जो सिम्टम डिस्कस किए वो 3-4-5 सिम्टम मिलते हैं, उसी के बाद प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, और प्रिस्क्रिप्शन करने के बाद चमत्कार होने लगते हैं, क्योंकि यही होम्योपैथी है। कॉजेशन, मेंटल एक्सर्शन, दिमाग वाला कोई भी काम, और अभी ये चीज बढ़ रही है क्योंकि ऑफिस वर्क बढ़ रहा है, बच्चे हैं नर्सरी से लेके कॉलेज तक पढ़ाई करना, मेंटल एक्सर्शन वही, तो
तो उनमें कोई भी दिक्कत हुआ तो वहां पे भी कैलकेरिया कार्ब सोचा जा सकता है। कॉलेज पास करने के बाद जॉब लगे तो वहां पे भी मेंटल एक्सर्शन। क्यों? क्योंकि सबको व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, किसानी किसको करनी नहीं है, मेहनत वाला काम किसी को करना नहीं है। जो अच्छा है, कुदरत के साथ टच है, वो छोड़ रहे हैं, वहीं से मायाजम सेंसिटाइज होगा और मेंटल एक्सर्शन होगा, और फिर क्या होगा? पैथोलॉजी। हमारे 3-4 केस ऐसे निकले हैं जहां पे पहले पैर के अंदर उनको कॉन्स हुआ, वो रिमूवल करवाया, उसके बाद रिनाल स्टोन हुआ, वो रिमूवल करवाया, और उसके बाद कार्सिनोमा भी डेवलप हुआ, उसको वो रिमूवल करवाना पड़ा उनको। बाद में वो टेंडेंसी रिमूव करने के लिए हमने दूसरे मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं। हर केस में कैलकेरिया नहीं होता है, लेकिन आपको ये एक सोच हमें आपके अंदर इम्प्लांट करनी है। आपको अब एक टहनी से दूसरी टहनी के ऊपर घूमना है। फ्राइट, एंटीसिपेशन, बैड न्यूज, इमोशनल एक्साइटमेंट, कोई भी इमोशन हो, क्योंकि इमोशन और मेंटल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ही हैं, अलग अलग नहीं है। तो एक्सर्शन होता है, एक्साइटमेंट होता है, तो वो थक जाता है, और थक जाता है तो उसके बाद प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। अभी आते हैं मेंटल या इमोशनल एक्सर्शन बहुत हुआ होता है, फिजिकल इतना वीकनेस, बात मत पूछो डॉक्टर साहब, बुखार आया था, वीकनेस है, और फिर इन्फेक्शियस डिसीज का भय लगना। इन 3 इंडिकेशन के ऊपर अभी कैलकेरिया इज रूटीन मेडिसिन इन टूडेज एरा। ग्रीफ, लॉस, रूडनेस ऑफ अदर्स एंड इल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, इनमें से कोई भी इंडिकेशन मिले तो वहां पे भी कैलकेरिया कार्ब सोचा जाना चाहिए। अब आप सबका फेवरेट, माइंड, मेलेंकोलिक, सैड, एंजियस एंड ग्रेट एम्प्रीहेंशन, सेल्फ विल्ड एंड ऑब्स्टिनेट। आपका होमवर्क है इन सबको डिफरेंशिएट करना। मेलेंकोलिक, सैड, एंजियस, एप्रीहेंशन, मतलब अब क्या होएगा, कैसे होएगा, किस तरह से होएगा, अब मैं क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, सीखना बहुत धीमे धीमे शुरू करते हैं। लेकिन कैलकेरिया पर्सनालिटीज हैं, अगर आप थीमेटिक वे से देखें तो जो साधना से आगे बढ़ते हैं। सो सेल्फ विल, ऑब्स्टिनेट, बहुत जिद्दी, और जो जिद्दी होते हैं ना उनकी तकलीफें भी जिद्दी होती हैं। इसीलिए कैलकेरिया के अंदर ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन यूरिन में बार बार आना, टेंडेंसी टू फॉर्म स्टोन इन द किडनीज, अगेन मेडिसिन इज कैलकेरिया का वो इंडिकेशन है। लेकिन हर बार नहीं, दूसरे 2-3-4 सिम्टम मिलने चाहिए। ये बात आपके दिमाग के अंदर घुस जानी चाहिए कि एक इंडिकेशन के ऊपर कभी प्रिस्क्राइब मत करना, 4-5 इंडिकेशन लीजिए, पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाइए और उसके ऊपर प्रिस्क्राइब करिए। फियर, पीपल विल ऑब्जर्व हर मेंटल कंफ्यूजन, फियर रहता है क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है। मेरे को लोग देख रहे होंगे, लोग मेरे बारे में ऐसा बोलेंगे, उनको पता चल जाएगा मैं कंफ्यूज हूं, लोग मेरे को देखेंगे। लुक्स एट देम विद सस्पिशन, अब देखेंगे तो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ग्रेट डिजायर टू मैग्नेटाइज, एक्साइटेड बाय हॉरर सीन्स। सो यस, अगेन फ्राइट्स, हमने आपको वो केस बताया ना कि जिसमें मदर को फ्राइट आया था लेकिन उस चाइल्ड के अंदर कन्वर्जन आए थे। मेंटली इंडोलेंट, सीट्स एंड थिंग्स ऑफ अफेयर्स, कुछ भी बातों के ऊपर सोचते रहना, बैठे रहना। स्लगिशनेस इज 3 मार्क्ड इन द कैलकेरिया, हर चीज धीमा होना, सोचना धीमा, चलना धीमा, पचाना धीमा, खाना धीमा, हर चीज धीमा होना, वो भी एक इंडिकेशन है। ओवर एप्रीहेंसिव, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी। सो अभी के जो स्टेज हैं, फियर ऑफ कॉन्टेजियस डिसीज, डॉक्टर साहब अब हमें नहीं लगता है कि हम अच्छे हो पाएंगे, हम हॉस्पिटल से वापस आ पाएंगे, और इस तरह के जो डिसीजेस हैं उसके अंदर फाइब्रोसिस होता हो और डिस्चार्ज या स्पूटम के अंदर ब्लड आता हो, तो वहाँ पे भी कैलकेरिया कार्ब सोची जा सकती है और दी जा सकती है। सो दोस्तों, ये थी कैलकेरिया कार्ब, हमारे अनुभव कैलकेरिया कार्ब के। आपसे बार बार विनती है, साधना कीजिए और लोगों को भी जगाइए, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, कुछ होते हैं जो गिवर्स होते हैं और बहुत सारे होते हैं जो टेकर्स होते हैं। हमने देखा है गिवर्स कभी सैड नहीं होते, वो कभी दुखी नहीं होते, और टेकर्स कभी खुश नहीं होते। अब आपको सोचना है क्या बनना है, गिवर्स या टेकर्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होम्योपैथी के साथ जोड़ें,
गुरुकुल के साथ जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होम